ऑल क्लियर? स्टार्ट करें। आगे सभी ज्वाइन हो रहे हैं? मेरे ख्याल से यहां तक का लास्ट लेक्चर हमने कवर किया था। ज्योमेट्रीज में एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन हमने समझी थी। लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड अगर आता है तो हमें उसको कहाँ रखना है, किसके अंदर, वो हमने देखा था। sp sp2 sp3 हाइब्रिडेशन अगर हो तो उसमें तो कहीं भी रख सकते हो क्योंकि सारे बॉन्ड के लिंकेज है। sp3d आता है तो उसमें हमेशा सर स्क्रीन क्या हुआ, स्क्रीन पे स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि sp3d हाइब्रिडेशन तो ऑलवेज कहाँ रखोगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखोगे, एक्सियल पे नहीं रखोगे। अब बात करते हैं अपन यहाँ पे, जिसको ब्लैक दिख रही है स्क्रीन बेटा वो रीलॉग इन करें, हाँ चीजें हो जाएंगी क्लियर। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडेशन। इस हाइब्रिडेशन मैंने कहा था इसमें कोई एक्सियल कोई इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसके अंदर सारे एंगल 90 डिग्री के आ रहे हैं। अब सारे एंगल 90 डिग्री के हैं तो कोई भी अपोजिट पोजीशन को आप एक्सियल मान लो, बचे हुए चार जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन को बना देंगे। एक लोन पे रहता है इसमें तो आप कहीं भी लगा दो, पर दो आते हैं तो हमेशा अपोजिट पे लगाना, ऊपर नीचे लगा दो या लेफ्ट राइट लगा दो या इधर से लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। sp3d3 हाइब्रिडेशन के अंदर फिक्स है, एक लोन पे आएगा तो इक्वेटोरियल पे लगाया जाएगा, दो आएंगे तो ऊपर नीचे लगाया जाएगा। ठीक है, दो आएंगे तो ऊपर नीचे लगाया जाएगा। अब बात करते हैं बेटा अपन आगे वाले पॉइंट की, यहाँ पे नोट के पॉइंट्स पे यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें अपन यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ की बात करें, एक पॉइंट लिख रहे हैं यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करके अपन एस कैरेक्टर के थ्रू। मैं कहता हूँ बेटा बॉन्ड लेंथ जो है वो एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये मैं थोड़ा आपको पहले ही बता चुका हूँ बेटा, क्योंकि एस कैरेक्टर की परसेंटेज अगर बढ़ती है हाइब्रिड ऑर्बिटल में, अगर एस कैरेक्टर बढ़ते हैं तो उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज छोटा हो जाएगा तो बनने वाले बॉन्ड की लेंथ कम हो जाएगी। बनने वाले बॉन्ड की लेंथ अगर कम हो जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी तो बढ़ जाएगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ कम हो चुकी है। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि हम ऑलरेडी जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। अब sp3d ज्योमेट्री में क्या होता है, एक्सियल वाली जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा वो हमेशा इक्वेटोरियल वाली बॉन्ड लेंथ से ज्यादा देखने को मिलती है अगर सारे टर्मिनल एटम, सारे साइड एटम जो है वो सेम है। sp3d ज्योमेट्री में जैसे अगर हम बोलते हैं एग्जांपल ले लें pCl5, तो pCl5 में सारे सीएल हैं साइड एटम के रूप में, तो ऊपर एक्सियल वाली जो ऊपर नीचे वाली एक्सियल पीसीएल बॉन्ड लेंथ है वो हमेशा इक्वेटोरियल वाले 3 पीसीएल बॉन्ड लेंथ से बड़ी होती है, एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। उसका एक कारण तो, मुख्य कारण तो ये है रिपल्शन वाला फैक्टर। कैसे दो कारण है, दोनों समझाने की कोशिश करता हूँ आपको यहाँ पर, रिपल्शन वाला फैक्टर और एस कैरेक्टर वाला फैक्टर। जैसे मान लीजिए बेटा यहाँ पर ये ज्योमेट्री, यहाँ पर फॉस्फोरस है, यहाँ एक सीएल है, यहाँ एक सीएल है, यहाँ एक सीएल है, एक सीएल ऊपर और एक सीएल नीचे है। मैं कहता हूँ बेटा कि इस वाले सीएल पे अगर इसका एंगल 90, इस पे 90 और इस पे 90, ऊपर वाले का कितने 90 हो गए 3, नीचे वाले कितने हो गए 93, और ये आपस में कितने पे है 120 डिग्री पर है। 120 डिग्री पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा या 90 डिग्री पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा, क्योंकि एंगल कम तो रिपल्शन ज्यादा, क्योंकि पास रहेंगे। तो यहाँ क्या हुआ, एंगल 90 डिग्री होने के कारण से इस वाले पीसीएल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसको ज्यादा रिपल्शन दे रहे हैं, ऐसे ये वाले भी इसको ज्यादा रिपल्शन दे रहे हैं, ऐसे ये वाले भी इसको ज्यादा रिपल्शन दे रहे हैं। तो ये वाला जो बॉन्ड है पीसीएल वाला, ऊपर वाला एक्सियल, इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको इधर से भी रिपल्शन, इधर से भी रिपल्शन, इधर से भी रिपल्शन मिल रहा है। ऐसे ही नीचे वाले पीसीएल बॉन्ड को भी इधर से भी रिपल्शन मिलेगा, इधर से भी मिलेगा और इधर से भी मिलेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तीनों साइड से रिपल्शन मिलने के कारण से, ज्यादा रिपल्शन मिलने के कारण से ये भी थोड़ा ऊपर खिसक जाएगा, ये भी थोड़ा नीचे खिसक जाएगा। ऊपर नीचे खिसक जाने के कारण से बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी एक्सपेक्टेड से बड़ी हो जाती है, इसलिए पीसीएल वाली बॉन्ड लेंथ ऊपर नीचे वाली बड़ी आती है, एक्सियल पोजीशन वाली अपने आप में किससे, इक्वेटोरियल वाली से, sp3d ज्योमेट्री के अंदर। एक तो ये तरीका हो गया इसको समझाने का कि अगर मैं ऊपर वाले को x मान लूं, नीचे वाले इक्वेटर वाले को y मान लूं, तो x वाली बॉन्ड लेंथ y वाली बॉन्ड लेंथ से ज्यादा निकल के आती है। तो मैंने यहाँ माना हुआ भी है, देखो स्क्रीन पे x और y के अंदर यहाँ पर x ज्यादा है y से, ऊपर वाली x मानी है, ये वाली y मानी है बॉन्ड लेंथ मैंने, और x वाली ज्यादा है y वाली से। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका है बेटा एस कैरेक्टर से समझाने का।
ऊपर वाले जो दोनों बॉन्ड्स हैं उनके अंदर परसेंटेज P, परसेंटेज D कैरेक्टर ज्यादा रहते हैं, S कैरेक्टर कम रहते हैं। अब P और D कैरेक्टर अगर ज्यादा होंगे, अब आप सोचो बेटा, अगर मैं बोलता हूँ P और D कैरेक्टर ज्यादा है ऊपर नीचे, मान लीजिए, हालांकि P और D कैरेक्टर की कैलकुलेशन होती है पूरी, आपको मैंने बोल दिया, आपको मैंने बोला है, आप ध्यान रखना इस चीज का कि ऊपर नीचे जो है इस वाली ज्योमेट्री में ऊपर नीचे परसेंटेज P, D कैरेक्टर ज्यादा रहते हैं और इधर प्लेन में S कैरेक्टर ज्यादा रहते हैं। तो ऊपर नीचे अगर P, D कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, हालांकि P और D कैरेक्टर को निकालने की पूरी कैलकुलेशन करवाई जाती है, मतलब वो थोड़ा बड़े लेवल पे हो जाता है, हायर क्लासेस पे करवाई जाती है ज्यादा, कि कैसे P और D कैरेक्टर ऊपर नीचे ज्यादा हो जाते हैं। आपके लेवल पे आप बस इतना सा ध्यान रख लो, वो याद ही रख लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अपने को इतना डिटेल में जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, काम ही नहीं पड़ेगा, अपना सिर्फ इतना सा काम पड़ेगा कि ऊपर नीचे कौन से कैरेक्टर ज्यादा है, परसेंटेज P, D कैरेक्टर ज्यादा है। अगर P, D कैरेक्टर ज्यादा है तो S कैरेक्टर कम, और P, D कैरेक्टर ज्यादा है, S कैरेक्टर कम है, तो बॉन्ड लेंथ अपने आप ही ज्यादा होने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखना कि sp3d वाली ज्योमेट्री में ऊपर नीचे एक्सियल पोजीशन पे P, D कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, S कैरेक्टर कम होते हैं, ठीक है। इसलिए ऊपर वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा आती है और नीचे वाली बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ ऊपर नीचे वाली ज्यादा आने के कारण से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसलिए कभी पूछते आपसे कि PCl5 मॉलिक्यूल में PCl वाली एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड और इस वाली इक्वेटर वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो एक्सियल वाले की स्ट्रेंथ कम है और इक्वेटर वाले की स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक्सियल वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, स्ट्रेंथ अपने आप ही कम निकल करके आती है। ये सब तभी वैलिड है जब सारे के सारे टर्मिनल या साइड एटम जो है वो सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना। अलग अलग एटम्स में वैलिड नहीं है कि आप यहाँ पे PCl5 में 3 तो Cl लगा दो, 2 F लगा दो, फिर पूछ रहे हो ऐसा कंपैरिजन कर रहे हो, नहीं, सारे साइड एटम सेम है, सारे Cl या सारे F या सारे Br वगैरह हैं, तभी हम ये बात कह सकते हैं, अदरवाइज हम ये बात नहीं कह सकते हैं। आई बात है ना। चलो, अब लिया मैंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिया इसका, ज्योमेट्री भी आ रही है यहाँ पर। हाँ, इसमें एक वर्ड आ रहा है बेटा यहाँ पे, इसको अपन इर्रेगुलर ज्योमेट्री बोल रहे हैं। इर्रेगुलर ज्योमेट्री क्यों? क्योंकि किसी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसी की बॉन्ड लेंथ कम है। अगर ज्यादा कम निकल कर जाता है, सारी बराबर हो तो रेगुलर ज्योमेट्री है, सारे बॉन्ड एंगल बराबर, सारी बॉन्ड लेंथ बराबर हो तो उसको रेगुलर ज्योमेट्री कहा जाता है। पर सारी बॉन्ड एंगल, सारे बॉन्ड लेंथ वगैरह अगर अलग अलग आ रही है, कुछ एक भी अलग है, तो उसको इर्रेगुलर ज्योमेट्री का नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं sp3d2 हैबिटेशन के अंदर। इस वाली ज्योमेट्री के अंदर बेटा अगर मैं बोलता हूँ सारे, आपको पता ना इसमें 1 2 3 4 ऊपर और नीचे टोटल मिला के 6 हैं। इसका भी 90, इसका भी 90, इसका भी 90, इसका भी 90, जैसे 490 नीचे से भी है, 490 प्लेन में भी है, हर तरफ से बराबर एंगल 90 डिग्री का आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपस में जो रिपल्शन दे रहे हैं वो सब एक दूसरे को बराबर ही दे रहे हैं। अगर बराबर रिपल्शन लग रहा है तो अगर बॉन्ड लेंथ ऊपर नीचे वाले की बढ़ भी गई तो वो इतनी ही बढ़ेगी जितनी इधर वालों की बढ़ेगी। इसका मतलब सब बराबर रिपल्शन दे रहे हैं, तो अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ी तो सबकी बराबर ही बढ़ेगी। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर सारी बॉन्ड लेंथ जो है सेम रखी है, एक्सियल पोजीशन की, इक्वेटोरियल पोजीशन की, आप कोई सी भी ले लो यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल कुछ भी नहीं होता है, पर आप मान लो ऊपर नीचे वाला एक्सियल है तो ये इक्वेटोरियल है, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ एक्सियल, बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल बराबर रहता है ड्यू टू सेम 90 डिग्री बॉन्ड एंगल ऑल ओवर द साइड्स, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, रिपल्शन एक जैसे है। हाँ, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर की बात करें बेटा, तो यहाँ पर परसेंटेज एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर सब जगह बराबर होते हैं। ऊपर नीचे जितने परसेंटेज एस कैरेक्टर है उतने ही प्लेन में भी परसेंटेज एस कैरेक्टर है। ऊपर नीचे परसेंटेज पी डी कैरेक्टर जितने हैं उतने ही प्लेन में परसेंटेज पी डी कैरेक्टर रहते हैं। यहाँ एंगल में परसेंटेज पी के डी कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। अब बात करते हैं sp3d ज्योमेट्री की। यहाँ पर sp3d इस ज्योमेट्री को अपन रेगुलर ज्योमेट्री भी बोलते हैं ना, sp3d2 वाली को रेगुलर ज्योमेट्री भी बोलते हैं, क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल, सारी बॉन्ड लेंथ सेम है ना बेटा। इसका मतलब ज्योमेट्री किसकी हो जाएगी? रेगुलर। किसकी हो जाएगी? रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। एग्जांपल जैसे आप ले लो बेटा यहाँ पर SF6 का, SF6 में एक सल्फर यहाँ, एक ऊपर F है, एक नीचे F है, एक यहाँ F है, एक यहाँ F है, एक यहाँ F है, एक यहाँ F है, और ये 4 F तो स्क्वायर बना रहे हैं, ये बाई पिरामिड हो गया। तो बॉन्ड लेंथ सारी की सारी S F बॉन्ड लेंथ ऑल ओवर सेम है, ऐसे बॉन्ड लेंथ सेम ऑल ओवर, सारी की सारी बॉन्ड लेंथ जो है ऐसे वाली वो सेम निकल करके आती है SF6 के अंदर ऑक्टेहेड्रल ज्योमेट्री है। sp3d3 ज्योमेट्री की बात करें बेटा, sp3d3 ज्योमेट्री की बात करते हैं। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, क्या नाम है इसका? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब आप बताओ बेटा, इसमें प्लेन में कितना एंगल आता है? 72 डिग्री का। कितना आता है? 72 डिग्री का। और ऊपर वाले का इससे भी 90, इससे भी 90, इससे भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90, मतलब ऊपर से 590, नीचे से 590, ऊपर से 590, नीचे से 590, और टोटल 90 कितने हो गए? 10। और प्लेन में कितने हैं? 72 डिग्री का एंगल है ना। 72 डिग्री एंगल ज्यादा है या 90 डिग्री एंगल ज्यादा है?
ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री एंगल ज्यादा है, 72 डिग्री एंगल कम है। अगर 72 डिग्री एंगल कम है तो यहाँ पर रिपल्शन की मात्रा प्लेन में ज्यादा रहेगी, एंगल कम है इस करंट से, और ऊपर वाला एंगल जो है वो ज्यादा है इस करंट से, वहां रिपल्शन की मात्रा कम रहेगी। तो प्लेन में अगर अब रिपल्शन की मात्रा ज्यादा है तो प्लेन वाले बॉन्ड जो है रिपल्शन के कारण से बड़े हो जाएंगे और एक्सियल वाले बॉन्ड छोटे रह जाएंगे। इसलिए इस वाली ज्योमेट्री के अंदर इक्वेटोरियल वाले जो बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है एक्सियल वाले बॉन्ड लेंथ की कंपैरिजन में। बशर्ते बस एक ही बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी सारे साइड एटम सेम ही होने चाहिए। IF7 मॉलिक्यूल जैसा एग्जांपल हो गया बेटा, है ना, जिसे मैं आयोडीन F7 ले सकता हूँ। यहाँ पर 72 डिग्री पे एंगल रिपल्शन ज्यादा है, 90 पे रिपल्शन कम है, बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल की एक्सियल से ज्यादा रहने वाली है। जैसे अपन यहाँ पे एग्जांपल मान ले, ऊपर वाली को बॉन्ड लेंथ x मान लिया, इसको y मान लिया, तो अब y की बॉन्ड लेंथ जो है बेटा वो ज्यादा है x वाले की कंपैरिजन में sp3d3 ज्योमेट्री में। बस ये ध्यान रखना टर्मिनल एटम साइड एटम सारे सेम यहाँ पर होने चाहिए, ये खास बात है। आज 105 बच्चों ने ज्वाइन किया, कितने से बच्चों ने ज्वाइन किया, क्यों आज बच्चे कम ज्वाइन कर रहे हैं भाई? टेस्ट है संडे को, इसलिए टेस्ट है तो क्लास छोड़ दोगे? पता नहीं क्या अजीब सी सोच है बेटा, ऐसा नहीं करना है। ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, हाँ ये भी हो सकता है, सही है, चलो ठीक है ना। हाँ, इसमें sp3d3 ज्योमेट्री के अंदर परसेंटेज s कैरेक्टर p d कैरेक्टर की बात करें बेटा, तो प्लेन में इसमें परसेंटेज p d कैरेक्टर ज्यादा होते हैं और ऊपर नीचे इसमें s कैरेक्टर ज्यादा देखने को मिलते हैं। आप तो s कैरेक्टर d कैरेक्टर p कैरेक्टर पे मत जाओ ज्यादा, आप तो बस इतना ध्यान रख लेना जितना मैंने बताया है कि sp3d ज्योमेट्री के अंदर ऊपर नीचे परसेंटेज s कैरेक्टर कम होते हैं, p d कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। sp3d2 वाली में ऊपर नीचे और बराबर सब जगह बराबर s कैरेक्टर d कैरेक्टर होते हैं, और sp3d3 में ऊपर नीचे s कैरेक्टर ज्यादा और नीचे इक्वेटोरियल प्लेन में p कैरेक्टर ज्यादा निकल करके आता है। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे, जैसे इसका एग्जांपल लिया हुआ है IF7 का। IF7 में ऊपर वाली बॉन्ड लेंथ को अपन ने IF बॉन्ड लेंथ को x मान लिया और नीचे वाली बॉन्ड लेंथ को y मान लिया। कौन सी ज्यादा होगी बेटा? y वाली। ये y वाली है और ये x वाली है, तो y वाली x वाली से ज्यादा होगी, इक्वेटोरियल वाली x से एक्सियल वाली से ज्यादा निकल करके आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा अपन यहाँ पे, ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट बिल्कुल इजी इंपॉर्टेंट है पर इजी पार्ट है। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि डिफरेंट शेप्स क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या है, डिफरेंट हाइब्रिडेशन की बेस पर आप अब कहीं ना कहीं यहाँ पर लोन पेयर को कहाँ रखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड वगैरह कहाँ रखेंगे, इसमें समझाया जाएगा, है ना। देखते जाना ध्यान से, एक टेबल है लेकिन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीजें। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाना, यहाँ पे आपको ये टेबल सिखाती है। अब पहला कॉलम किसका बना हुआ? टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल का, मतलब यहाँ पे आपको चेक करना है टोटल HO की संख्या कितनी है। इसको रेड कर देता हूँ पहले, HO की संख्या कितनी है, क्योंकि बेटा HO की संख्या पता लग जाए ना हमें, टोटल HO की संख्या, तो हमें ये पता लग जाता है कि टोटल HO से हम टोटल हाइब्रिडेशन निकालेंगे, मतलब हाइब्रिडेशन निकालेंगे, हाइब्रिडेशन से हम उसकी ज्योमेट्री निकाल लेंगे, और अगर उसमें लोन पेयर आना है तो हमें पता है कि ज्योमेट्री वाइज लोन पेयर कहाँ रखना है। sp2 sp3 में तो कहीं भी रख दो, sp3d में इक्वेटोरियल पे रख दो, sp3d2 में एक आता है तो कहीं भी, दो आते हैं तो अपोजिट में, sp3d3 में एक आता है तो इक्वेटोरियल पे, दो आते हैं तो ऑलवेज अपोजिट में एक्सियल पे रखना है। याद है आपको ये चीजें, उसके हिसाब से चलते चलेंगे। HO की संख्या है ना 2 होती है, मतलब अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे दिख रहा है टेबल का फर्स्ट कॉलम, HO की संख्या 2 है। अब HO हम कैसे निकालते हैं बेटा? मुझे बता, HO की संख्या निकालने का तरीका क्या होता है? सिग्मा प्लस लोन पेयर। HO मतलब क्या है? सिग्मा और लोन पेयर का एडिशन, सिग्मा और लोन पेयर का एडिशन, सिग्मा बॉन्ड है ना, बॉन्ड पेयर जिसको अपन बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड का, और लोन पेयर जिसको अपन LP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ बेटा कि सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन अगर 2 आता है और जिसमें दोनों ही सिग्मा बॉन्ड है, मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें दोनों सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर सेंट्रल एटम पे एक भी नहीं बचा हुआ है, तो 2 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है, मतलब मॉलिक्यूल किस टाइप का हो गया बेटा? AB2 टाइप का, जिसमें A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंट्रल एटम को, और B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? यहाँ पे साइड एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। AB2 टाइप का मॉलिक्यूल हो गया AB2, 2 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर A पे कुछ भी नहीं है। तो हाइब्रिडेशन क्या निकल करके आएगा बेटा? sp हाइब्रिडेशन क्या निकल करके आएगा? sp हाइब्रिडेशन निकल करके आएगा, क्योंकि 2 HO है। sp हाइब्रिडेशन है तो मैं बोलता हूँ इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर। किसकी ज्योमेट्री होगी? लीनियर होगी। ये रहा यहाँ पे ज्योमेट्री, ये स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है बेटा इनके बीच में? 180 डिग्री। कितना आ रहा है? 180 डिग्री का। एग्जाम्पल जैसे BCl2 मॉलिक्यूल, बेरिलियम सेंट्रल एटम है, बेरिलियम के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दोनों के दोनों Cl में बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो 2 Cl के साथ में 2 सिग्मा बन गए, बेरिलियम पे कोई इलेक्ट्रॉन पेयर बचा नहीं, मतलब लोन पेयर की संख्या 0, तो 2 सिग्मा लोन पेयर 0, मतलब ऑब्वियसली बात है sp2 हाइब्रिडेशन निकल के आ रहा है और AB2 टाइप का मॉलिक्यूल दिख रहा है। अगर
बॉन्ड्स अगर टोटल एचओ की संख्या 3 निकलती है बेटा और 3 निकलती है, तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर की संख्या एक भी नहीं, लोन पेयर एक भी नहीं, तीनों सिग्मा बॉन्ड है, तो फिर हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, sp2 होगा। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी, ab3 टाइप, कैसी होगी, ab3 टाइप की ज्योमेट्री होगी। स्ट्रक्चर बनेगा ट्रायंगुलर प्लेनर जैसा, ए यहाँ पर एक भी लगा दो, यहाँ एक भी लगा दो, यहाँ एक भी लगा दो, ये रहा बेटा, तीनों के तीनों 120 डिग्री पर एंगल रहेगा, तीनों एंगल एग्जैक्टली सेम है 120 डिग्री के। ट्रायंगुलर प्लेनर क्या नाम हो जाएगा बेटा, ज्योमेट्री का ट्रायंगुलर प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर ज्योमेट्री या शेप या स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ बेटा, शेप ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। शेप ऑफ मॉलिक्यूल मतलब मैं देख रहा हूँ ओनली बॉन्ड पेयर, क्या देख रहा हूँ बेटा, यहाँ पर मैं ओनली बॉन्ड पेयर देख रहा हूँ, लोन पेयर को नहीं देख सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया बेटा BCl3, BF3, AlCl3, ये मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हो गए। एग्जाम्पल्स आपको याद नहीं करने हैं, ध्यान रखना, ये तो अपने सिंपल हाइब्रिडेशन निकालेंगे, उसके हिसाब से अपन आंसर निकालते जाएंगे, एग्जाम्पल रटने वाली बात नहीं है। अब लिया बेटा एग्जाम्पल, यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे 3 का ही, टोटल नंबर ऑफ एचओ 3 है, लेकिन उसमें सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर 1 है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने आ गए, 3 आ गए, लेकिन सिग्मा कितने हैं, 2 है, लोन पेयर आ गया उसमें एक यहाँ पर, तो लोन पेयर आ गया बेटा, तो मॉलिक्यूल कितना, मॉलिक्यूल का टाइप क्या हो जाएगा, ab2, लेकिन ab2 में आप a पर 1 लोन पेयर आ चुका है। अब हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा उसका, sp2, क्योंकि 2 और 1 मिला के 3 हुए हैं, 3 का हाइब्रिडेशन अभी भी sp2 ही रहेगा। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी वो देखना है बेटा, तो आप बताओ, यहाँ पर ये ऊपर जो बना हुआ है मेरा स्ट्रक्चर जो मैंने बना रखा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर बना रखा है, अब इसी में आपको क्या एंटर करवाना है बेटा, लोन पेयर ऐड करवाना है। अगर इसमें लोन पेयर लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे बेटा, कहीं भी, क्योंकि sp, sp2, sp3 में तो आप कहीं भी लगा सकते हो, एनीवेयर। तो मैंने क्या किया बेटा, ये a लिया, इस जगह b रख दिया एज इट इज, इस जगह b रख दिया एज इट इज, यहाँ लगा दिया बेटा क्या, लोन, क्या लगा दिया, लोन पेयर लगा दिया है। तो अब लोन पेयर लग चुका है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया बेटा। अब आप लोन पेयर को हाइड करके देखिए, लोन पेयर सोचो इसके ऊपर लोन पेयर की टोपी नहीं लगी हुई है, तो A आपको ऐसे दिखेगा और B दिखेगा, बीच में A मान लो यहाँ पर, और B ऐसे दिखेगा आपको। अगर आप देखोगे तो ऐसा शेप है, V शेप, कैसा शेप है, V शेप है, या बेंट शेप बोल दो, या इसको एंगुलर शेप बोल दो, या इसको कहीं ना कहीं मतलब इतना ही बोल दो, V या बेंट, या फिर इसको आप करके बोल सकते हो एंगुलर शेप, इसको आप बोल सकते हो। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अब एंगल 120 रहेगा या 120 से कम हो जाएगा, 120 से कम हो जाएगा, क्योंकि अब ऊपर बॉन्ड नहीं है, ऊपर की जगह क्या आ गया, बॉन्ड की जगह क्या आ चुका है, लोन पेयर आ चुका है। अब लोन पेयर का बॉन्ड पे रिपल्शन, भाई ऐसा है ना, ये दो तो बॉन्ड है, ये 2 बॉन्ड हो गए, ऊपर क्या आ गया, लोन पेयर आ चुका है। पहले क्या था, तीनों बॉन्ड थे, तो यहाँ भी बॉन्ड था, यहाँ भी बॉन्ड था, यहाँ भी बॉन्ड था, तीनों साइड पे अगर बॉन्ड होंगे बेटा तो बॉन्ड पे रिपल्शन था, यहाँ भी बॉन्ड पे, यहाँ भी बॉन्ड पे, यहाँ भी बॉन्ड पे रिपल्शन था। लेकिन अब ऊपर आ चुका है लोन पेयर, तो अब बॉन्ड पे रिपल्शन तो 1 है और लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन 2 है, ऊपर से इसकी तरफ, ऊपर से इसकी तरफ। और आपको पता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला रिपल्शन बॉन्ड पेयर रिपल्शन से ज्यादा होता है, इस कारण से एंगल को कम कर देगा, बॉन्ड्स को पास ले आएगा, लोन पेयर दोनों से ऊपर साइड से धक्का दे करके, इसलिए एंगल 120 न बच के 120 से कम होता चला जाएगा। अब आई बात समझ, एग्जांपल SiCl2, O3, SO2 वगैरह। अब लिया 4 का केस, 4 HO हो जिसमें चारों सिग्मा हो, लोन पेयर अभी एक भी नहीं है बेटा, मॉलिक्यूल कैसा हो गया, AB4 टाइप का हो जाएगा, एक सेंट्रल एटम और 4 बोरोन के साथ, 4 B के साथ में बॉन्ड होता है। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, 4 के हिसाब से sp3 हो जाएगा। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल वाली डिग्री मतलब बॉन्ड एंगल यहाँ पे निकल करके आएगा। ये है B यहाँ पर, ये भी B, ये B और यहाँ बीच में कौन आ गया बेटा, A। ये हो गया बेटा AB4 टाइप का मॉलिक्यूल, कैसा हो गया यहाँ पर, ये AB4 टाइप का मॉलिक्यूल यहाँ पर बन गया। मैं बना देता हूँ दोबारा चाहो तो, A B यहाँ पर, एक B यहाँ पर, एक B यहाँ पर और एक ये B यहाँ पर, ये AB4 टाइप का मॉलिक्यूल हो गया। सारे एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट के हैं, कितने हैं ये भी आपको पता है बेटा, कितनी बार बता चुका हूँ, 6 बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट के। ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, CH4 SiCl4 वगैरह, ये अपन बहुत सारे मॉलिक्यूल डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी में क्या कर रहे हैं बेटा, इसी में बॉन्ड कर दिए 3, सिग्मा कर दिया 1। अब इसी ज्योमेट्री में बॉन्ड 3 कर दिए, सिग्मा 1 कर दिया, 3 और 1 अभी भी टोटल मिला के 4 ही हो रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या, इसलिए sp3 हाइब्रिडेशन निकल करके आएगा। लेकिन अब मॉलिक्यूल में टाइप हो जाएगा AB3 टाइप का, क्योंकि A पर क्या आ चुका है, लोन पेयर आ चुका है। अब बताओ इस ज्योमेट्री में भी लोन पेयर आएगा, मल्टीपल बॉन्ड आएगा, तो कहीं भी लगा सकते हो क्या, यस, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में भी कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि सारे एंगल एक समान है। तो मैंने क्या करा बेटा, A यहाँ पर भी एज इट इज रखा, यहाँ भी एज इट इज रखा, यहाँ भी एज इट इज रखा दिया, और यहाँ ऊपर वाले बॉन्ड की जगह क्या आ गया, लोन पेयर, क्या आ गया, लोन पेयर आ चुका। तो ये कुछ ऐसा है, ये 3 मेरे ऐसे, ये A B ये तीनों B है, और ये बीच में एक ऊपर क्या था, बॉन्ड था। अब यहाँ मान लो ये ब्लैक वाला अब यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है लोन पेयर, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है लोन पेयर को।
अब मुझे शेप देखना है तो मैं लोन पेयर को हटा देता हूँ, लोन पेयर हटा दिया, सिर्फ 3 बॉन्ड बचे हैं, 3 बॉन्ड को ऐसे प्लेन पे रख दोगे, अगर आप प्लेन पे रख दोगे बेटा तो क्या बनेगा, एक पिरामिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पिरामिड। तो नाम हो जाएगा इसका पिरामिडल। क्या नाम हो जाएगा, पिरामिडल। ये ट्रायंगल तो हटा देना आप, पिरामिडल ही बोला जाता है इसको, पिरामिडियल ज्योमेट्री इसको कहा जाता है। अब बताओ, ऊपर लोन पेयर आ चुका है बेटा, लोन पेयर क्या करेगा, इसको भी रिपल्शन देगा, इसको भी रिपल्शन देगा, इसको भी रिपल्शन देगा, सबको रिपल्शन देगा, थोड़ा पास ले आएगा। अगर थोड़ा पास ले आए तो बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट नहीं बचेगा, उससे कम हो जाएगा। कितना कम हो जाता है सर, अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 डिग्री का चेंज आता देखा जाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में हर बार लोन पेयर बढ़ने के साथ। एक लोन पेयर आया है अभी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, तो 109 से वो 160 डिग्री के आसपास 2-2.5 डिग्री कम हो जाएगा, 106 से 7 डिग्री के बीच में रहेगा। अगर एक और लोन पेयर आ गया इसी जगह पे बेटा, तो फिर वो 2-2.5 डिग्री और कम हो जाएगा, 104 के आसपास का एंगल देखने को मिलता है। तो ये आ गया बेटा ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ट्रायंगुलर पिरामिडल ज्योमेट्री। अमोनिया है, जैसे एग्जांपल में अमोनिया हो गया, NH3 हो गया, सब पे एक लोन पेयर है और एक 3 H जुड़े हुए हैं, इनके साथ में एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ और लोन पेयर यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप एंगल देखोगे ना अमोनिया का, तो 160 डिग्री का एंगल है, बॉन्ड एंगल जो है वो 160 डिग्री का आता है अमोनिया के अंदर। याद रख लेना, बार बार काम आएगा। 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल आता है अमोनिया के अंदर। आपको 107 देख करके ये समझ में आ गया होगा कि 2 या 2.5 डिग्री से जो मैं कह रहा हूँ चेंज आता है, वही चेंज यहाँ पर एग्जैक्टली 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं होता है, 107 डिग्री का एंगल निकल करके आता है इन अमोनिया मॉलिक्यूल, 107 डिग्री। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसी के केस में अपन कहीं ना कहीं 2 बॉन्ड्स ले लें और 2 लोन पेयर ले लें। एक लोन पेयर और बढ़ा दिया, एक बॉन्ड और कम कर दिया, मॉलिक्यूल का टाइप कैसा हो जाएगा बेटा, Ab2 टाइप का हो जाएगा। 2 लोन पेयर आ गया ए पर। अब बात करते हैं हाइब्रिडेशन क्या होगा, अभी भी sp3 रहेगा, क्योंकि 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा है, टोटल मिलाकर के 4 हो गए हैं बेटा। अब मैं बोलता हूँ ये जो ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड वाला, अब इसमें एक बॉन्ड पे और लोन पेयर लगा दिया मैंने। तो क्या करा, इसको तो एज इट इज रखा, यहाँ ये भी एज इट इज रखा, यहाँ ये भी एज इट इज रखा, और यहाँ पे भी क्या लगा दिया बेटा, लोन पेयर लगा दिया इस वाले बी। तो अब मैं बोलता हूँ बेटा ए के ऊपर एक लोन पे इधर आ गया, एक लोन पे इधर आ गया, एक भी इधर आ गया, एक भी इधर आ गया बेटा, है ना। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं लोन पेयर्स को हाइड कर लूं बेटा, तो लोन पेयर को हाइड करने के बाद में आपको वापस से क्या वी शेप दिख रहा है, ए बी बी, वी शेप दिख रहा है, बी बोल दो या बेंट बोल दो, या अगेन उसको आप एंगुलर शेप भी बोल सकते हो। ये तीनों ही इसी के नाम है, वी शेप, बेंट शेप, एंगुलर शेप, कुछ भी बोल सकते हो इसमें। यहाँ पर एंगल अगेन 109 डिग्री रहेगा, उससे और कम हो जाएगा, 109 छोड़ो 107 से भी कम हो जाएगा, कितना, 2-2.5 डिग्री और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर वाटर का एग्जांपल अगर अपन ले बेटा, यहाँ पर तो वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, ये रहा यहाँ पर बेंट शेप, ये रहा, जिसमें एंगल आता है 104.5 डिग्री का। कितना आता है बेटा, 104.5 डिग्री के आसपास का बॉन्ड एंगल निकल करके आता है वाटर के अंदर। देख लो आप चाहो तो यहाँ पर 2.5 डिग्री से फिर से कम हो जाता है। तो ये है 4 तक का केसेस। अब बात करते हैं, अब हम बात करते हैं 5 के केसेस के बेटा, है ना। 5 वाला केस लिया मैंने, 5 बॉन्ड हो, पांचों के पांचों बॉन्ड हो, लोन पेयर एक भी ना हो, है ना। 5 वाला अगर एच हो, हाइब्रिडेशन क्या निकल के आएगा, sp3d, ज्योमेट्री हो जाएगी Ab5 टाइप की। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर होगा बेटा, मैंने क्या कहा था, 4 के बाद जब भी आएगा तो एक ऊपर और एक नीचे करना है, एक ऊपर एक नीचे कर दो, बाकी बचे हुए को प्लेन में डाल दो। 5 है ना बेटा, तो एक तो ऊपर लगा दिया, एक नीचे लगा दिया, बाकी कितने बचे, 3 को प्लेन में डालोगे मतलब ट्राइंगल, 1 2 और 3, क्या बनेगा बेटा, 1 2 और 3। ये आ गया बेटा यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, और एक ऊपर और एक नीचे। ये हो गया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ऊपर नीचे पिरामिड बन जाएगा। एंगल अपन डिस्कस कर चुके बेटा, ऊपर वाले से 3 के 90 है, नीचे वाले का भी तीनों से 90 है, और टोटल 90 कितने हो गए, 6। ऊपर से नीचे पूरा एक 180 डिग्री, और ये आपस में तीनों कितने हैं, 120 में है। तो मेरे को लग रहा है एंगल डिस्कस करने की जरूरत बार बार नहीं है, है ना। 90 डिग्री के एंगल कितने आएंगे, 6 आ जाएंगे। 180 डिग्री का एंगल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 120 डिग्री के एंगल कितने आ जाएंगे, 3 निकल करके आ जाएंगे। ये मैं पहले बता चुका हूँ, एग्जाम्पल PL5 PCL5 वगैरह आपको यहाँ पर बता रहता है। अब इसी में क्या कर दिया बेटा, 4 कर दिए बॉन्ड और लोन पेयर कर दिया, 4 कर दिए बॉन्ड, लोन पेयर कर दिया ए, है ना। टॉप ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, Ab4 टाइप, क्योंकि ए पर एक लोन पेयर आ चुका है। अभी भी हाइब्रिडेशन वही रहेगा। अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा। तो मुझे बताओ, मैंने इस ज्योमेट्री में क्या कहा था कि लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड कभी भी आएगा तो ऑलवेज कहाँ लगाओगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो मैं बोलता हूँ ये ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार की है, मान लीजिए अब ये ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार की है, ये हो गया ट्रायंगल बाइपिरामिडल, यही थी ज्योमेट्री बेटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ज्योमेट्री के अंदर यहाँ जो इक्वेटोरियल प्लेन है, ये जो ट्रायंगल बना रहा है बेटा, ये इक्वेटोरियल प्लेन है ना, ये ट्रायंगल जो बना रहा है, इस ट्रायंगुलर पोजीशन के अंदर हम कहीं ना कहीं लगाएंगे एक बॉन्ड, एक लोन पेयर, इसको लगाएंगे बेटा, एक लोन पेयर को लगाएंगे यहाँ पे। तो मैंने क्या करा बेटा, इस वाले बॉन्ड को यहाँ से हटाया, इस वाले बॉन्ड को हटाया, और इस वाले बॉन्ड की जगह इक्वेटोरियल की जगह क्या लगा दिया, एक लोन पेयर, क्या लगा दिया यहाँ पे, लोन पेयर।
लोन पे लगा दिया। तो अब आप इमेजिन करो बेटा, यहाँ पर ये इमेजिन करो आप यहाँ पे कि यहाँ बॉन्ड था, यहाँ बॉन्ड था और यहाँ पर लगा दिया लोन पे। क्या लगा दिया? लोन पे। ऊपर एक बॉन्ड अभी भी है और नीचे एक बॉन्ड अभी भी है। अगर मैं इसको बेटा ऐसा कर दूं, यूं सीधा कर दूं, तो आप इमेजिन करो ये जो बॉन्ड इधर चला गया, ये बॉन्ड इधर चला गया और वो बॉन्ड इधर आ चुका है, वो बॉन्ड इधर आ चुका है, एक इधर निकल चुका है। आपने देखा बेटा वो जो पार्क में जो सीसॉ वाला झूला होता है, लाइक दिस, ऐसा होता है ना, ये ऐसा है, वो दो पैर उसके ऐसे लगे रहते हैं और यहाँ पर ऐसा कुछ इस तरह का पैलेस रहता है। यहाँ पर यहाँ बच्चा बैठता है, एक बच्चा यहाँ बैठता है, दोनों ऊपर नीचे होते रहते हैं और खेलते रहते हैं। फिर एक मोटा बच्चा यहाँ बैठ जाता है, फिर ये वाला ऊंचा ही रह जाता है। याद है आपको? देखा होगा आपने जनरली ऐसा। तो कहीं ना कहीं ये इस प्रकार का झूला बनता है, उसको सीसॉ ज्योमेट्री बोलते हैं। ये रहा यहाँ पर। तो ये कौन सी ज्योमेट्री बन गई बेटा? सीसॉ। कौन सी ज्योमेट्री बन गई? यहाँ पे सीसॉ ज्योमेट्री बन जाती है। इसको आप सीसॉ बोल दो या इसको आप पाई शेप भी बोल सकते हो, क्योंकि पाई जैसा भी नजर आता है सीसॉ, या फिर आप इसको पाई शेप भी कह सकते हो। ये पाई शेप जैसा भी दिखता है। एग्जाम्पल हो गया SF4 मॉलिक्यूल का। अब मैं कह रहा हूँ बेटा इसी के केस में क्या किया, बॉन्ड 3 कर दिए, लोन पेयर 2 कर दिए, एक और लोन पेयर आ गया। ज्योमेट्री होगी AP3 टाइप का, क्योंकि एक तरफ 2 लोन पेयर आ चुके हैं। sp3d हाइब्रिडेशन अभी भी है। अब लोन पेयर 2 आने का मतलब बेटा समझ लो, मैं एक और लोन पेयर बढ़ा दूंगा यहाँ पे। तो क्या करा मैंने यहाँ पर, ये भी इस प्रकार का है, यहाँ पे भी लोन पेयर लगा दिया और यहाँ पर भी लोन पेयर लगा दिया और यहाँ पर अब मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया, इस वाले बॉन्ड को। तो अब अगर आप देखो लोन पेयर को हाइड करके लोन पेयर को छुपाओगे, जब 3 नजर आएगा, तीनों बॉन्ड से 1, 2 और 3 नजर आएगा, तो नाम हो गया बेटा टी शेप। क्या हो गया इसका? टी शेप मॉलिक्यूल हो गया। हालांकि ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर क्या करेंगे बेटा, बॉन्ड्स को रिपल्शन देंगे। ये लोन पेयर इसको रिपल्शन देगा, ये लोन पेयर इसको रिपल्शन देगा, तो ये बॉन्ड बिल्कुल सीधे नहीं खड़े रहेंगे, थोड़े थोड़े टिल्ट हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे। इसलिए ये एग्जैक्टली टी शेप तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ बेंट टी शेप कहलाएगा, है ना। आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि सर यह एग्जैक्ट टी शेप बनेगा नहीं बनेगा, तो नहीं बनेगा, क्योंकि एग्जैक्ट टी शेप बनाने का मतलब तो ये है कि बचे हुए बॉन्ड के साथ हमने इसका एंगल 90 कर दिया, है ना, पर 90 नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ जो लोन पेयर लगे हुए हैं वो इस बॉन्ड को और नीचे वाले बॉन्ड को थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, और टेढ़ा कर देंगे अगर, तो फिर वो एग्जैक्ट एंगल 90 नहीं बचेगा, 90 से कम हो जाएगा बॉन्ड्स के बीच में। आई बात समझ? ऊपर से नीचे पूरा 180 भी नहीं बचेगा। ये है टी शेप मॉलिक्यूल या बेंट टी शेप बोल सकते हैं आप। CL3 मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है, BR3 मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल है। अब बात करते हैं 5 वाले केस में ही 2 बॉन्ड कर दिए, 3 लोन पेयर कर दिया। अब तीनों पोजीशन पे क्या आ गया, लोन पेयर, ऊपर नीचे बॉन्ड आ चुके हैं। तो आप कुल मिला के ये भी यहाँ पर भी लोन पेयर आ चुका है, यहाँ पर भी लोन पेयर आ चुका है और यहाँ पर भी लोन पेयर आ चुका है। ऊपर एक बॉन्ड नीचे एक बॉन्ड है। इस तरह की ज्योमेट्री बन रही है ना। अब इस तरह की ज्योमेट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैं कहता हूँ बेटा ऊपर से नीचे तक पूरा एक वैलिडी एंगल फिक्स निकल करके आएगा। इमेजिन करना 3D में इसको बेटा, यहाँ पर एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तीनों लोन पेयर आपस में एक दूसरे 120 डिग्री एंगल पर है। ऊपर वाला बॉन्ड है और नीचे वाला बॉन्ड है। ऊपर वाले को ये वाला लोन पेयर जितना रिपल्शन दे रहा है उतना ये दे रहा है, उतना ही ये दे रहा है, तीनों से बराबर रिपल्शन मिल रहा है। ऐसे नीचे वाले को भी तीनों से बराबर रिपल्शन मिल रहा है। तो ये भी अपनी जगह पे स्ट्रेट खड़ा रहेगा, ये भी अपनी जगह पे स्ट्रेट खड़ा रहेगा, एंगल आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट 180 डिग्री का, और ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, लीनियर। ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। तो ज्योमेट्री हो गई लीनियर, एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री का निकल करके आ रहा है। एग्जाम्पल हो गया XgF2 मॉलिक्यूल वगैरह, एग्जाम्पल हो गया इसके यहाँ पर, या I3 माइनस वगैरह आप ले सकते हैं। आई बात समझ में? अब आ रहा है केस 6 का। 6 बॉन्ड हो, लोन पेयर 0 हो, 6 बॉन्ड हो, लोन पेयर 0 हो, तो टोटल मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसा हो गया, AB6 टाइप का हो गया। हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3d2, हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3d2। कैसे होगा बेटा, ये वही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं ऊपर वाले को, ऊपर वाला जो है इससे भी 90, इससे भी 90, इससे भी 90, इससे भी 90, नीचे भी 4 90, प्लेन में भी 4 90, 90 कितने हो गए, 12 हो गए हैं, है ना, 12 90 डिग्री एंगल हो गए। 180 180 180 180 कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं। बस ये 2 तरह के एंगल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाय पिरामिड, क्योंकि स्क्वायर पे ऊपर से एक पिरामिड और नीचे से एक पिरामिड बनेगा, तो नाम हो जाएगा स्क्वायर बाय पिरामिड। या फिर इसको आप ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हो। ऑक्टाहेड्रल भी मैंने आपको बताया था कैसे बोलते हैं बेटा। ऑक्टाहेड्रल क्यों, क्योंकि 8 फेसेस बनते हैं। ऊपर वाले इसको अगर आप इससे जोड़ोगे, इससे जोड़ोगे, तो इससे जोड़ने पर एक ट्रायंगुलर फेस बनेगा, ऐसी एक ट्रायंगुलर फेस इधर बनेगा, एक ट्रायंगुलर फेस इधर मेरी तरफ बनेगा, और एक ट्रायंगुलर फेस इधर बनेगा आपको इधर लेफ्ट राइट साइड पे। तो 4 ऊपर से और 4 नीचे से, टोटल मिला के कितने बनेंगे, 8 फेस बनेंगे। 6 बॉन्ड जब भी आएंगे तो 8 फेस बनेंगे, उसको अपन ऑक्टाहेड्रल बोल सकते हैं। बस ये है कि वो सारे अगर लोन पे नहीं है, सारे एग्जैक्ट ट्रायंगल बनेंगे, एग्जैक्ट ट्रायंगुलर फेस बनेंगे, तो एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल कहा जाएगा। हाँ, लोन पर अगर आ गया तो फिर वहां पे डिस्टॉर्शन आएगा, थोड़े बहुत बॉन्ड टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे लोन के रिगार्ड से, इसमें ऑक्टाहेड्रल तो बन जाएगा, 8 फेस तो बन जाएंगे, लेकिन टेढ़े मेढ़े बनने के कारण से उसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का नाम दिया जाता है।
जैसे नेक्स्ट केस लिया अपन ने यहाँ पर 5 वाला, अब बॉन्ड 5 कर दिए, लोन पेयर कर दिया 1, तो अब भी ज्योमेट्री का हाइब्रिडेशन तो वही रहेगा। अब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री AB5 टाइप की होगी। इसमें मैंने कहा था बेटा कि इसमें अगर एक लोन पेयर आता है तो उसको आप कहीं भी लगा सकते हो, sp3d2। दो आते हैं तो अपोजिट लगाना रहेगा। तो मैंने क्या करा, नीचे यहाँ पे एक लोन पे लगा दिया बेटा, जैसे कि यहाँ लोन पे लगा दिया। अब क्या बचा है, स्क्वायर तो बन रहा है, ऊपर से एक पिरामिड बनेगा, लेकिन नीचे से बनने वाला पिरामिड अब नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि नीचे लोन पे आ चुका है बॉन्ड की जगह। तो स्क्वायर पे एक पिरामिड, मतलब क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल। क्या नाम हो गया, स्क्वायर पिरामिडल। और बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये स्क्वायर तो है ही सिर्फ 4 बॉन्ड, लेकिन ऊपर बॉन्ड बना हुआ है और नीचे आ गया लोन पेयर। तो अब बनेगा ऊपर से एक पिरामिड, तो स्क्वायर पे एक पिरामिड, इसलिए स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं। अब आपसे एक चीज पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा यहाँ पे। मान लो अभी यहाँ पर आपके ऊपर भी बॉन्ड है और नीचे भी बॉन्ड है, और ये चारों भी बॉन्ड है ना, सुनना ध्यान से। ये अभी 4 बॉन्ड रखे हुए यहाँ पे, ऊपर एक बॉन्ड, नीचे एक बॉन्ड, टोटल मिला के कितने बॉन्ड है, 6। अभी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मान रहा हूँ मैं एग्जैक्ट, अभी मैं ऑक्टाहेड्रल मान रहा हूँ एग्जैक्ट ज्योमेट्री। अब मैं बोलता हूँ ऊपर से 490, नीचे से 490, प्लेन में 490, एग्जैक्ट 90 कितने हो गए, 12। पर अगर आप नीचे लोन पेयर आ गया बेटा, तो वो लोन पेयर क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को भी रिपल्शन देगा, इसको भी रिपल्शन देगा, इसको भी रिपल्शन देगा, इसको भी रिपल्शन देगा। चारों बॉन्ड को अगर रिपल्शन देगा तो सारे बॉन्ड जो है वो थोड़े से अपने आप में ऊपर उठ जाएंगे, थोड़े से अपने आप में ऊपर उठ जाएंगे। अगर थोड़े से अपने आप में ऊपर उठ गए तो इस वाले बॉन्ड से उनका एंगल एग्जैक्ट 90 बचेगा या नहीं बचेगा? नहीं बचेगा, एग्जैक्ट 90 नहीं बचेगा, 90 से कम हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि BrFi मॉलिक्यूल में बताइए 90 डिग्री का एंगल कितने हैं, तो 90 डिग्री का एंगल एक भी नहीं होता है, क्योंकि ऊपर से 90 खत्म हो गए। अब डाउट क्या आता है कि सर यहाँ पर तो 90 था ना, चारों में प्लेन में तो चारों में 90 था ही सही, ऊपर वाले 90 कम हो गए, ये बात समझना था। ऊपर वाले 90 अब नहीं बचा है, लोन पे रिपल्शन देकर के उसको खत्म कर दिया। लेकिन बेटा अब ये चारों जो 90 पे थे वो भी 90 पे नहीं बचे, क्योंकि वो 4 90 पे तब थे जब मॉलिक्यूल प्लेनर था। ये मॉलिक्यूल का बीच चारों बॉन्ड्स को अपन प्लेन में मान रहे थे। प्लेन में मानोगे तभी तो चारों का 90 90 90 90 360 होगा ना बेटा। हाँ, पर अब वो प्लेन में बचे या नहीं बचे? प्लेन में नहीं बचे, वो तो ऊपर उठ चुके हैं, ऊपर उठ चुका है, ये भी ऊपर उठ चुका है। वो प्लेनर नहीं रहा तो अब वो 2D नहीं रहा, और 2D नहीं रहा तो बीच का एंगल आप 2D नहीं कंसीडर कर सकते, वो 3D लेके चलना पड़ेगा। इसलिए अब एंगल इनके बीच में भी, चारों के बीच में 90 नहीं बचता है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। इसलिए 90 डिग्री का एंगल एक भी नहीं बचता है इस ज्योमेट्री के अंदर। अब बात करते हैं इसी में 4 और 2 करके, बॉन्ड 4 हो, लोन पेयर 2 हो जाए, लोन पेयर 2 हो गए तो ऊपर नीचे लगा दिया मैंने, एक ऊपर और एक नीचे लगा दिया। ऊपर वाला चारों को जितना रिपल्शन दे रहा है उतना ही नीचे वाला चारों को रिपल्शन दे रहा है, तो चारों अपनी जगह पर एग्जैक्ट बने रहेंगे, इसलिए उनके बीच में एग्जैक्ट 90 डिग्री का बना रहेगा एंगल, बन जाएगा स्क्वायर। क्या बन जाएगा? स्क्वायर। और ये प्लेन में रहेंगे, इसलिए नाम हो गया स्क्वायर प्लेनर। क्या नाम हो गया? स्क्वायर प्लेनर इसका नाम हो गया। चारों एंगल जो है, सारे एंगल अपने आप में 90 डिग्री के ही रहेंगे, आपस में एक दूसरे से 180 पे रहेंगे, इसका इससे, और चारों आपस में अपने आप में 90 का भी फॉर्मेशन करेंगे। भाई बात समझ में? तो ये चारों आ गए 90 पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया 180 डिग्री का एंगल। कुल मिलाकर के XCF4 इसका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे ये रहा XCF4 इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, कर लोगे। अब बना 7 का केस। जब मैंने लिया बेटा यहाँ पर 7 वाला, तो 7 के अंदर सातों के साथ तो मैंने बॉन्ड लेके चल रहा हूँ, सातों के साथ बॉन्ड है, लोन पे कितने हैं? 0। AB7 टाइप का मॉलिक्यूल है। ठीक है सर, चारों के बीच कितना एंगल होगा सिंगल लाइन का? सिंगल लाइन पेयर में किसके बीच में? कौन चारों के बीच में? इसमें 90, इसमें 90, इसमें 90, इसमें 90, चारों के बीच में आपस में 90 डिग्री के एंगल रहेंगे प्लेन में, है ना। और आप आमने सामने 180 डिग्री राजशेखर। ठीक है, आ जाओ 7, है ना। टोटल 7 का केस लिया आपने यहाँ पर, सातों बॉन्ड हो, लोन पेयर एक भी ना हो, है ना। टोटल 7 हो गया। AB7 टाइप की ज्योमेट्री है, sp3d3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर बहुत इजी है बेटा, एक ऊपर एक नीचे, बाकी 5 प्लेन में। तो पेंटागन तो बनेगा प्लेन में, ऊपर नीचे से 2 पिरामिड बनेंगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का नाम हो गया। IF7 का एग्जांपल हो गया। इसी के केस में मैंने क्या करा, 7 लोन पेयर कर दिया 1 और बॉन्ड कर दिए 6। लोन पेयर इस ज्योमेट्री में, sp3d3 वाली ज्योमेट्री में जब भी लोन पेयर आता था 1 तो हमेशा इक्वेटोरियल पे, और 2 तो हमेशा एक्सियल पे। थोड़ी देर पहले बता करके आया हूँ, कल भी बताया था, आज भी रिवाइज करना है। तो AB6 टाइप का मॉलिक्यूल हो जाएगा बेटा। sp3d3 हाइब्रिडेशन तो अभी भी है, लेकिन अब लोन पेयर को कहाँ लगाऊंगा मैं? प्लेन। तो मैंने क्या करा, लोन पेयर को लगा दिया यहाँ पर प्लेन में, इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन में किसी एक बॉन्ड को हटा करके लोन पेयर लगा दिया, और बाकी सब वैसा का वैसा है। तो मुझे बताओ बेटा, पहले क्या था, यहाँ मान लो 5 बॉन्ड थे, 1 2 3 4 5 बॉन्ड थे यहाँ पे, एक ऊपर था और एक नीचे था। अब 5 बॉन्ड यहाँ पर जो थे उसमें से एक जगह आ गया लोन पेयर। क्या आ गया?
लोन पेयर आ चुका है। तो बॉन्ड कितने बने, बॉन्ड कितने बचे, 6 बचे हैं। तो 6 बॉन्ड से आप मुझे बताओ क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल। क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है। 6 बॉन्ड से 8 फेस बनते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे बनते हैं, है ना। लोन पेयर आ गया तो अलग बात है कि लोन पेयर आने के कारण से ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। अगर बॉन्ड टेढ़े हो गए तो 8 फेस तो बन जाएंगे, लेकिन वो टेढ़े मेढ़े बनेंगे। इस कारण से इसको ऑक्टाहेड्रल ना बोल के क्या बोलोगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलोगे, डिस्टॉर्टेड। इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। या इसको आप बेटा कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी कह सकते हो, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी इसको कहा जाता है, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल इसको कहा जाता है। कैप ऑक्टाहेड्रल का मतलब है, ऐसा लगता है जैसे ऑक्टाहेड्रल ने कैप पहनी हुई है लोन पेयर की। देखो लोन पेयर की कैप जैसे लगती है, ये लोन पेयर ऐसा होता है, लोन पेयर की कैप पहनी हुई है, इसलिए इसको कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी कह देते हैं। एग्जांपल HCFC मॉलिक्यूल हो गया। अब बात करते हैं इसी के केस में 5 और 2 का केस आ जाए। 5 बॉन्ड हो, 2 लोन पेयर हो, ज्योमेट्री होगी AB5 टाइप की। किसकी होगी, AB5 टाइप की। sp3d3 हाइब्रिडेशन अभी भी है, sp3d3 हाइब्रिडेशन अभी भी है। डिस्टॉर्टेड मतलब बेटा टेढ़ा मेढ़ा, एग्जैक्ट नहीं होना, ठीक है। sp3d3 हाइब्रिडेशन अभी भी है। अब बात करते हैं 2 लोन पेयर आएंगे तो कहाँ लगाएंगे, ऊपर नीचे। कहाँ लगाएंगे, ऊपर नीचे। तो 1 2 3 4 5 ये तो अभी एज इट इज है। ऊपर आ गया लोन पेयर, नीचे आ गया लोन पेयर। लोन पेयर को तो हटा दो, अब आपको शेप देखना है तो क्या देखोगे, सिर्फ 5 बॉन्ड को देखोगे। और 5 बॉन्ड क्या बनाएंगे, एग्जैक्ट पेंटागोनल बनाएंगे। तो ये बन गया पेंटागोनल प्लेनर। प्लेनर क्योंकि 5 बॉन्ड प्लेन में ही है, कोई डिस्टॉर्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो पेंटागोनल प्लेनर इसका शेप बना होता है, पेंटागोनल प्लेनर। पेंटागोनल प्लेनर और सारे एंगल रहेंगे 72 डिग्री के एंगल ही सारे यहाँ पर रहेंगे, 72 डिग्री के एंगल सारे रहेंगे। हो गया HCF5 माइनस, इसका एंगल नाम हो चुका है, ठीक है बेटा। चलो ये था मेरा पूरा अपने आप में शेप स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट। ये वाला पूरा पार्ट था शेप स्ट्रक्चर, क्लियर सभी को, है ना। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है ना। क्वेश्चन यहाँ पे इस पॉइंट से रिलेटेड है, जो नीचे रिमेंबर करके पॉइंट लिखा हुआ है ना, इससे रिलेटेड है। रिमेंबर करके लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे कि मॉलिक्यूल्स और आयंस, ऐसे मॉलिक्यूल या आयंस जिनका शेप सेम होता है उनको हम आइसोस्ट्रक्चर बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसमें मल्टीपल आपको पेयर्स दिए गए हैं मॉलिक्यूल्स के। बोला गया बताइए आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल पेयर which is having a same shape or identify the isostructural pair of a molecules। मॉलिक्यूल का आइसोस्ट्रक्चरल पेयर आपको पूछा गया। तो शेप सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। शेप सेम होने का मतलब है सेम शेप। शेप सेम होने का मतलब ये है बॉन्ड पेयर से जो बनने वाला अरेंजमेंट है, लोन पेयर हाइड करने के बाद में सिर्फ बॉन्ड से जो बनता है उसका अरेंजमेंट जो है वो शेप सेम देता है। तो हमें कुल मिला के ये देखना है कि सेम शेप मतलब सेम बॉन्ड का अरेंजमेंट। SO2 का अगर आप स्ट्रक्चर देखें बेटा तो SO2 का स्ट्रक्चर आता है ऐसा, जिसको अपन बेंड शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंड शेप बोलते हैं। और SO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसको अपन ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। ये ट्राइगोनल प्लेनर है ना। दोनों का शेप सेम है क्या, नहीं है। अब बात करते हैं H2O। वाटर का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है, बेंड होता है। वाटर का स्ट्रक्चर भी कैसा है, बेंड है। और SO2 का भी कैसा है, बेंड है। तो हमारा आंसर आ गया बेटा बेंड शेप दोनों SO2 और H2O। जबकि SO2 में 2 डबल बॉन्ड और वाटर में सिंगल बॉन्ड। SO2 में एक ही लोन पेयर है सल्फर पे, वाटर में O पे लोन पेयर 2 है। पर हमें डबल बॉन्ड से या लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ शेप से मतलब है। ये बात भी आपको बताना फ्यूचर में है। SO2 का शेप क्या आ रहा है, बेंड शेप। वाटर का शेप क्या आ रहा है, बेंड शेप। मतलब वो आइसोस्ट्रक्चरल माने जाएंगे, भले ही बॉन्ड्स की संख्या अलग अलग हो या लोन पेयर की संख्या अलग अलग हो या सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। HCF4 का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा आप यहाँ पे, तो जिरन के आउटरमोस्ट में 6-8 होते हैं, 4 गए बॉन्ड बनाने के लिए, बच गए 2 लोन पेयर। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया स्क्वायर प्लेनर। क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर हो गया। जबकि HCF4 का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना बेटा, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। ये तो हो गया टेट्राहेड्रल। HCO4 8 बॉन्ड बने हुए हैं, है ना, 4 सिग्मा 4 पाई। और ये हो गया स्क्वायर प्लेनर। क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर यहाँ पर हो गया। राजशेखर यही तो बात बोल रहा हूँ बेटा, लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे, लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे, डबल सिग्मा डबल वगैरह कोई काउंट नहीं करेंगे। आपको सिर्फ शेप चेक करना है। अब लोन पेयर की संख्या अलग अलग हो सकती है, बॉन्ड की संख्या अलग अलग हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शेप सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक करना है आइसोस्ट्रक्चरल देखिए, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। HCF4 की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले देखा था बेटा अपने, इसका सीसॉ शेप याद आ गया बेटा, सीसॉ। और CH4 का तो होता ही कैसा बेटा, टेट्राहेड्रल शेप होता है। इसका मतलब ये दोनों भी हमारा आंसर नहीं हो सकते हैं। आंसर आएगा बी वाला SO2 एंड H2O, ठीक है। अब आपको पूछा गया यहाँ पर, एक और पूछा हुआ यहाँ पर, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता बेटा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दे देगा और बोलेगा इन सारे मॉलिक्यूल्स को देख करके पहचानिए कि इनमें कौन से मॉलिक्यूल्स या कौन सी स्पीशीज ऐसी हैं जो प्लेनर है, कौन सी स्पीशीज ऐसी हैं जो प्लेनर है। प्लेनर स्पीशीज बोलने का मतलब ये है बेटा जिसको आप प्लेन में रख सको। तो आपको यहाँ पर भी लोन पेयर हाइड करके ही देखना है, लोन पेयर को हाइड करते हुए चलना है।
लोन पेयर के हाइड करने के बाद भी जो हमारे पास शेप बचता है, अगर वो शेप मॉलिक्यूल का लीनियर निकल के आता है या वी शेप निकल के आता है या टी शेप निकल के आता है या ट्राइगोनल प्लेनर, इसके तो नाम में प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर इसके भी नाम में प्लेनर है, पेंटागोनल प्लेनर इसके भी नाम में प्लेनर है, जिनके नाम में प्लेनर आ रहा है वो तो वैसे ही प्लेनर हो गए। बस उसके अलावा क्या ध्यान रखना है, लीनियर, टी शेप और वी शेप, ये तीन और ध्यान रख लेना प्लेनर वालों के साथ। अगर ये मॉलिक्यूल की कोई शेप निकल के आते हैं तो ये सब प्लेनर हैं, रेस्ट ऑल आर नॉन प्लेनर, रेस्ट ऑल आर नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स, बाकी सभी क्या माने जाएंगे, नॉन प्लेनर माने जाएंगे, उनको आप एक साथ प्लेन में नहीं रख सकते हो बॉन्ड्स को। एग्जांपल देखो, जैसे SO3 में अगर आपने देखा बेटा यहाँ पर मैंने इसका हाइब्रिडेशन निकाला, sp2 निकल के आया, ज्योमेट्री निकल के आई ट्राइगोनल प्लेन, निकल के आई ट्राइगोनल प्लेन, क्यों, क्योंकि सिग्मा 3 है और लोन पेयर यहाँ पर एक भी नहीं था, है ना, ट्राइगोनल प्लेन ज्योमेट्री निकल के आ रही है, प्लेनर नाम में प्लेनर आ रहा है, ये तो प्लेनर हो गया, क्या हो गया, तो प्लेनर हो चुका है। अब बात करते हैं NH3 की। NH3 में मैं बोलता हूँ बेटा n के पास में एक लोन पेयर है और 3 H यहाँ पे निकल करके आ रहे हैं, ज्योमेट्री कैसी है बेटा इसकी, हाइब्रिडेशन तो हो गया sp3 क्योंकि 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, ज्योमेट्री क्या है बेटा इसकी, पिरामिडल, ज्योमेट्री क्या है, पिरामिडल, क्या पिरामिडल इनमें से कुछ आ रहा है क्या, ऊपर 6 लिखे हुए जैसे उनमें से कुछ है क्या, क्या पिरामिडल ऊपर जो लिखे हुए 6 हैं उनमें से है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, नॉन प्लेनर, क्या है इसका मतलब, ये नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर अपन तो बस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, है ना। PCl5 की बात करें, फॉस्फोरस के साथ में अगर देखें तो एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ है, ये बन गया बेटा यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन इसका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है। क्या ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जो है बेटा वो अपने आप में इन 6 में से आती है क्या, ऊपर लिखी हुई नहीं आती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा, ये भी नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल कहलाएगा। आ जाओ ClF3 पे, ClF3 में Cl एक F यहाँ है, एक F यहाँ है, एक F यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, मैं बोलता हूँ इसका हाइब्रिडेशन तो sp3d निकल गया क्योंकि 3 सिग्मा है और 2 लोन पेयर हैं, लेकिन ज्योमेट्री जो शेप निकल कर आ रही है वो आ रही है टी शेप, क्या आ रही है, टी शेप, और टी शेप जो है उन 6 में से आता है जो ऊपर लिखी हुई है, इसका मतलब ये कैसा होगा बेटा, प्लेनर, कैसा होगा, ये प्लेन हो जाएगा। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कैसे प्लेनर और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। 6 ध्यान रखना बस, ये लीनियर, वी और टी, बस, और बाकी नाम में प्लेनर है, सिर्फ ट्राइगोनल प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर और पेंटागोनल प्लेनर, तो लीनियर, वी, टी ध्यान रखना बस, उसके अलावा बाकी सब नॉन प्लेनर कैटेगरी में आती है। एक और, इसमें लोन पेयर कंसीडर करेंगे क्या, नहीं बेटा लोन पेयर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लोन पेयर को हटाने के बाद ही अपन शेप देखते हैं, तो अपन यहाँ पे सब शेप ही तो लिख रहे हैं बेटा, है ना। कैसे पता चलेगा लोन पेयर को हाइड करके देखना, बेटा शेप की बात हो रही है, शेप की, शेप हो, स्ट्रक्चर हो, ज्योमेट्री हो या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हो, इनके लिए अपन सिर्फ लोन पेयर को देखते हैं, लोन पेयर को हाइड करके देखते हैं, और लोन पेयर के साथ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री देखते हैं। तो लोन पेयर को कैसे आप प्लेन में रखोगे बेटा, लोन पेयर एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो अपन टोपी दिखाते हैं, वो होती थोड़ी है, प्लेन में तो बॉन्ड ही आएंगे ना बेटा, तो बॉन्ड के से क्या बनता है, सिर्फ शेप बनता है, शेप को देखते हुए चलना है, ठीक है बेटा, सिर्फ शेप को देखते हुए चल रहा है। आ जाओ, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पाई बॉन्ड, एलिमेंट का लोन पेयर कैसे पता चलेगा, अरे दादा, राजशेखर क्या करता है बेटा, आउटोमोस्ट शेल अगर लिया है, आउटोमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन काम आ गए सिग्मा बनाने में, बचे क्या बेटा, लोन पेयर तो बचेंगे, है ना। कल हाइब्रिडेशन निकालना सिखाया था ना राजशेखर, उसमें सिखाया था लोन पेयर कैसे निकालना है ना। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड इन अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल आयन, कोवेलेंट मॉलिक्यूल में आयन में आप टाइप ऑफ बॉन्ड पता करेंगे विद ऑक्सीजन एज साइड एटम, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉलम बने हुए हैं, हाइब्रिडेशन और टाइप ऑफ पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन एज अ साइड एटम, ऑक्सीजन को साइड एटम मान करके अपन टाइप ऑफ पाई बॉन्ड बता रहे हैं। पाई बॉन्डिंग का टाइप मतलब कहने का ये है कि वो पाई बॉन्ड पी पाई बॉन्ड है या पी पाई डी पाई या पी पाई डी पाई, इस तरह के बॉन्डिंग है, ये आपको पहचानना है ना। ऑक्सीजन की अगर आप बात करेंगे बेटा, ऑक्सीजन साइड एटम के रूप में आ रहा है यहाँ पे, है ना, एटॉमिक नंबर कितना लगता है 8, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे साइड एटम में किसको लेके चल रहा हूँ बेटा, ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन को क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि अपने कोर्स में ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में पूछता है बेटा, इसलिए उसी को लेके चल रहा है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, हीलियम, हीलियम के बाद लिखा आपने 2s2 2s2 का मतलब 2 ये रहे और 2p4 का मतलब 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। बताओ ऑक्सीजन के कौन से इलेक्ट्रॉन काम आते हैं बॉन्ड बनाने में हमेशा, क्या ये लास्ट वाले 2 अनपेयर्ड जो हैं वही काम आते हैं क्या, बताओ यही काम आते हैं ना। और ये किसके हैं बेटा, 2p के, कौन से हैं, 2p के, मतलब ऑक्सीजन का तो हमेशा सिर्फ 2p ऑर्बिटल ही काम आता है बॉन्ड बनाने में, वो तो फिक्स हो गया, साइड एटम का तो 2p फिक्स हो गया। अब सेंट्रल का पहचानना है कि उसका भी p काम आ रहा है क्या बॉन्ड बनाने में, अगर उसका p काम आ रहा है बॉन्ड बनाने में तो वो बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, p पाई, ऑक्सीजन का तो p और सेंट्रल का भी p, नाम हो गया पाई बॉन्ड का p पाई। अगर ऑक्सीजन का p सेंट्रल एटम का अगर d काम आता है तो फिर ऑक्सीजन का p और सेंट्रल एटम का d, तो फिर बॉन्ड का टाइप हो जाएगा p पाई डी, क्या हो जाएगा, p पाई डी, बस इतना समझ,
बस इतना सब पहचानना है। तो अब मुझे बताओ, एक मैं आपको बताता हूँ, एक बात मुझे समझाना आप यहाँ पे। जैसे बोलता बड़ा एग्जाम्पल लिया आपने यहाँ पे, लेट्स सपोज CO2 मॉलिक्यूल, सुनना ध्यान से। CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मुझे पता है ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर है। अब कार्बन का अगर आप यहाँ हाइब्रिडेशन निकालोगे तो क्या निकल के आएगा बेटा? sp, क्योंकि 2 सिग्मा है ना, 2 सिग्मा है, लोन पे एक भी नहीं बचा है। sp हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है? sp हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। आपने लिखा हीलियम, हीलियम का मतलब आपने लिखा यहाँ पे हीलियम 2s2 और 2p2। अब 2s2 कितने इलेक्ट्रॉन? 2। 2p2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ पर 1, ये रहा, और 1 यहाँ, है ना। अब मैंने क्या करा, इसको एक्साइड करवा दिया, 1 यहाँ पर और 3 यहाँ पर हो गया, कुछ ऐसा 1 2 3, ये हो गया बेटा, है ना। बताओ sp हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है? कितने s कितने p गए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने में? एक s और एक p गए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने में। इसका मतलब कार्बन का ये वाला जो 2s वाला ये और 2p वाला ये मान लो आप, यहाँ पे 2px मान लो, ये 2py मान लो, ये 2pz मान लो, ये दोनों गए बेटा किसमें? sp हाइब्रिडेशन के अंदर, sp हाइब्रिडेशन के अंदर ही जा चुके हैं। तो ये जो 2 p बचे बेटा, ये जो दोनों p बचे हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है या प्योर p है? ये हाइब्रिड है या प्योर है? हाँ, प्योर p है, प्योर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ये, अनहाइब्रिडाइज्ड, जिनका हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है, ये प्योर अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में चले जाते हैं बेटा बनाने के, जो हाइब्रिडेशन में चले गए, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने में चले गए, और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनाने में चले गए वो कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा या पाई। हाइब्रिड कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा या पाई, सिर्फ सिग्मा बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब कार्बन के जो यहाँ बॉन्ड बने हुए हैं उसमें हाइब्रिडेशन sp जाने का मतलब ये है कि sp हाइब्रिडेशन का मतलब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने होंगे जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे होंगे, जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे होंगे। इसका मतलब अभी ये है कि जो 2 बचे हुए p हैं, क्योंकि हाइब्रिडेशन में एक s और एक p तो गया, वो तो सिग्मा बना रहा होगा, तो अब अगर मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड बन रहे हैं तो वो पक्का है कि अब बचे हुए कार्बन के p काम आ रहे होंगे जो पाई बना रहे होंगे, क्योंकि उनका हाइब्रिडेशन में भाग नहीं गया था। जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर गए वो तो सिग्मा बना रहे हैं। अब उसके अलावा मॉलिक्यूल में पाई बन रहे हैं तो वो किससे बन रहे होंगे? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से। अब यहाँ पे कार्बन के पास में अनहाइब्रिडाइज्ड कौन से बचे हैं? 2 p बचे हुए हैं। तो ये जो दोनों p हैं, जो दोनों पाई बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के, वो कौन से हो जाएंगे बेटा? p पाई p पाई। कौन से हो जाएंगे? p पाई p पाई। क्यों? ऑक्सीजन का तो ऑलवेज कौन सा? p, और कार्बन का भी कौन सा काम आ रहा है? p। ऐसे ये वाला पाई बॉन्ड भी क्या हो जाएगा? p पाई p पाई। किसका? ऑक्सीजन का भी p और कार्बन का भी p। क्यों? क्योंकि कार्बन के जो 2 सिग्मा बन रहे हैं वो तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से बन रहे हैं, और ऑक्सीजन का भी p और कार्बन का भी p काम है। तो कुल मिलाकर के मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको आप यहाँ पे दोबारा समझिएगा। अगर हाइब्रिडेशन निकल के आता है सेंट्रल एटम का sp, इसका मतलब एक s और एक p गया हाइब्रिडेशन के अंदर, वो तो क्या बना रहे होंगे? सिग्मा बना रहे होंगे। तो अगर मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है तो फिर वो पक्का किससे काम आएंगे बेटा? ऑक्सीजन का तो p और सेंट्रल के बचे हुए p पाई बना रहे हैं, इसलिए बॉन्ड कौन से हो जाएंगे बेटा? ऑल पाई बॉन्ड्स विल बी कौन से हो जाएंगे? p पाई p। कौन से हो जाएंगे? p पाई p पाई। सेंट्रल का भी p और ऑक्सीजन का भी p, सेंट्रल का भी p और ऑक्सीजन का भी p। आई बात समझ में? अगर हाइब्रिडेशन sp2 निकल के आता है, मतलब एक s और 2 p, एक s और 2 p गए हाइब्रिडेशन के अंदर, जो हाइब्रिडेशन में गए वो तो बनाएंगे सिग्मा, तो वो तो बनाएंगे सिग्मा। अब p कितने बचे? 2 p जा चुके हैं 3 में से, कितने बचे? 1। तो एक जो p सेंट्रल एटम के पास बचा वो वाला सेंट्रल एटम का p, और ऑक्सीजन का कौन सा? p। तो ऑक्सीजन का p और सेंट्रल एटम का एक बचा हुआ p, दोनों बनाएंगे पाई बॉन्ड। कौन सा बनेगा? p पाई p पाई। कौन सा बनेगा? p पाई p पाई। इसलिए एक तो बन गया बेटा 1 पाई बॉन्ड विल बी p पाई p पाई। एक तो पाई बॉन्ड हो गया कौन सा? p पाई p पाई। सेंट्रल का बचा हुआ p, ऑक्सीजन का भी p। अगर इसके अलावा भी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड अब हैं, 2 पाई बॉन्ड है, मान लो इसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो एक तो हो गया p पाई p पाई। अब अगर पाई बॉन्ड बन रहा है मॉलिक्यूल के अंदर तो फिर पक्का है सेंट्रल एटम के कौन से काम आएंगे बेटा? d। सेंट्रल एटम के कौन से काम आएंगे? अब d काम आएंगे, क्योंकि s और p तो खत्म हो गए, sp2 तो हाइब्रिड में चले गए थे, बचा हुआ एक p पाई बना चुका है। अभी भी पाई बॉन्ड अगर मॉलिक्यूल में है तो पक्का फिर वो सेंट्रल एटम के d से बन रहे होंगे, तो सेंट्रल का d और ऑक्सीजन का p, सेंट्रल का d और ऑक्सीजन का p, तो अब बॉन्ड हो जाएगा d पाई p पाई। कौन सा हो जाएगा? d पाई p पाई बॉन्ड। बात समझ आई कि नहीं आई? d पाई p पाई इसको बॉन्ड कराएगा। अब अगर मैं बोलता हूँ बेटा हाइब्रिडेशन sp3 या sp3d या sp3d2 या sp3d3 में से कुछ निकलता है, जिसमें देखो p सारे गए, 3 ही तो p होते हैं, तीनों p गए, अगर मतलब इसका मतलब ये है कि s और p तीनों जा चुके हैं, तो p तो अब सेंट्रल एटम के पास में नहीं बचा है, क्योंकि उसके तो तीनों p हाइब्रिडेशन में जा चुके हैं। तो पक्का अगर मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है तो सेंट्रल एटम के d से ही बन रहे होंगे, क्योंकि p तो हाइब्रिड में जा चुका है, और जो हाइब्रिडेशन में चले गए वो तो HO बनाते हैं, और जो HO बनाते हैं वो सिग्मा बनाते हैं, वो पाई तो बनाते ही नहीं। तो पाई कौन बना रहा होगा सेंट्रल एटम का?
डी बना रहा होगा। तो स्टैंडर्ड एटम का डी और ऑक्सीजन का ऑलवेज कौन सा पी, तो बॉन्ड का नाम हो जाएगा डी पाई पी पाई, कौन सा हो जाएगा डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई। तो ऑल पाई बॉन्ड्स विल बी डी पाई पी पाई, पी पाई डी पाई या डी पाई पी पाई। आई बस एग्जांपल्स और क्लियर करते हैं, चलो आ जाओ। तो यहाँ मैं बोलता हूँ बेटा एग्जांपल लिया, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, एक तो CO2 मॉलिक्यूल का वापस एग्जांपल ले लो। CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, मैंने इसका हाइब्रिडेशन निकाला sp। sp हाइब्रिडेशन का मतलब कार्बन के कितने p बचे बेटा, 2 p बचे हुए हैं, एक p गया। जो दोनों p बचे कार्बन के वो दोनों पाई बनाएंगे, तो ये दोनों बॉन्ड्स होंगे बेटा, दोनों बॉन्ड बोथ पाई विल बी, बोथ पाई बॉन्ड्स कौन से होंगे बेटा, बोथ पाई बॉन्ड्स आर p पाई p पाई, कौन से होंगे बेटा ये p पाई बॉन्ड्स कहलाएंगे, बोथ पाई बॉन्ड्स विल बी p पाई, है ना, ये p पाई। बताओ मुझे एक बार बताओ बेटा, यहाँ पर कार्बन कौन सी